यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का सीओम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, पूरा पेपर एकदम अच्छे से हल करके बताने वाले हैं। यदि आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते हैं तो आपको 70 में 65 प्लस अंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, समय 3 घंटे 15 मिनट होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ठीक है, एक एक नंबर के। और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25-26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें पहला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास का उपागम है आय उपागम, क्षमता उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, ये सभी। तो मानव विकास के ये तीनों उपागम हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डी घा ऑप्शन से हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, ये क्या कह रहा है, रसदार फलों की खेती की जाती है किस प्रदेश में? भूमध्य रेखीय प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, शीत प्रदेश में, या उष्णकटिबंधीय प्रदेश में? तो रसदार फलों की खेती की जाती है भूमध्य सागरीय प्रदेश में, खा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 3 है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे कम है? केरल, जम्मू कश्मीर, गोवा, उड़ीसा? तो केरल में क्या है, जन्म दर सबसे कम है, ठीक है। इसके बाद है श्वेत क्रांति संबंधित है, श्वेत क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, रबड़ उत्पादन से, चावल उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से? तो श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 5वां नंबर है, बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक निम्न में से कौन सा राज्य है? झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात? ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप उड़ीसा जो है सही हो जाएगा। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है उड़ीसा। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 है, वो क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान, ठीक है, राजस्थान राज्य से होकर इंदिरा गांधी नहर जाती है। आपका का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, क्या कह रहा है, विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी निम्न में से कितनी है? 10%, 6%, 82%, 4%? तो विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी है 82%। आपका गा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 8, ये क्या कह रहा है, मलिन बस्तियां सर्वाधिक हैं किस राज्य में? महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में, केरल में? तो मलिन बस्तियां सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में है, का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है और उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। तो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। उत्तर लिखेंगे, मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जो मानव समाज, उनकी गतिविधियों, संस्कृति, आर्थिक गतिविधियों और पर्यावरण के साथ उसके संबंधों का अध्ययन करती है, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 10 नंबर है, क्या कह रहा है, खनन की 2 विधियों के नाम। तो खनन की 2 विधियां निम्न हैं। पहला है खुली खादान खनन, ठीक है, ओपन पिट मीनिंग जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, भूमिगत खनन, ठीक है, अंडरग्राउंड मीनिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, मानव विकास के 4 प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो मानव विकास के 4 प्रमुख घटक निम्न हैं। पहला है आय, ठीक है, इनकम। दूसरा है स्वास्थ्य यानी हेल्थ। तीसरा है शिक्षा यानी एजुकेशन। और चौथा है सततता और समानता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? 12 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, घरेलू कुटीर उद्योग क्या है? तो घरेलू कुटीर उद्योग वे छोटे उद्योग हैं जो परिवार के सदस्यों द्वारा घर पर ही कम पूंजी, सादे उपकरणों और स्थानीय कच्चे माल का उपयोग करके चलाए जाते हैं। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है मेरे प्यारे बच्चों, व्यापारिक केंद्र किन्हें कहा जाता है? तो लिखेंगे, व्यापारिक केंद्र वे स्थान या क्षेत्र होते हैं जहां व्यापारिक गतिविधियां जैसे खरीद, बिक्री, विनिमय और वाणिज्यिक लेन देन बड़े पैमाने पर संपन्न होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 नंबर,
प्रतिभूमि के प्रकार बताइए। तो प्रतिभूमि के मुख्य दो प्रकार होते हैं, पहला होता है स्थायी प्रतिभूमि और दूसरा होता है अस्थायी प्रतिभूमि। तो स्थायी प्रतिभूमि में क्या है, वह भूमि जो लंबे समय से कृषि के लिए उपयोग में नहीं लाई गई हो, वो स्थायी प्रतिभूमि हो जाती है। और अस्थायी प्रतिभूमि में क्या लिखेंगे, वह भूमि जो कुछ समय के लिए कृषि से खाली छोड़ी जाती है ताकि मिट्टी की उर्वरता पुनः प्राप्त हो सके। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 15 है, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में जल प्रदूषण के दो कारण लिखिए। तो भारत में जल प्रदूषण के दो प्रमुख कारण निम्न हैं। पहला है उद्योगों का अपशिष्ट। ठीक है, उद्योगों का अपशिष्ट, यानी इसमें लिखेंगे उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक और विषैले पदार्थ बिना शोधन के नदियों और जलाशयों में छोड़े जाते हैं। दूसरा है घरेलू अपशिष्ट, इसमें लिखेंगे घरों से निकलने वाला सीवेज, गंदा पानी और कचरा सीधे जल स्रोतों में बहा दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद है 16 नंबर, ये क्या कह रहा है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना क्या है। तो लिखेंगे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वह परियोजना है जिसमें एक ही नदी पर बांध बनाकर जल विद्युत उत्पादन, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन, पेयजल आपूर्ति और जल परिवहन जैसे अनेक उद्देश्यों को पूरा किया जाता है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। तो प्रत्येक प्रश्न इसमें 4 अंक का है और उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। 17 नंबर क्या कह रहा है, भारत में जल संरक्षण के उपाय का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे भारत में जल संरक्षण के उपायों में वर्षा जल संचयन, पारंपरिक जल स्रोतों का पुनरुद्धार, जलाशयों और नदियों की सफाई, टपक सिंचाई और फव्वारा सिंचाई का उपयोग, जल प्रबंधन शिक्षा और जन भागीदारी शामिल है। साथ ही अपशिष्ट जल का पुनर्चक्रण और सतत जल उपयोग को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इसके बाद है 18 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है, इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 लाभ। तो इंदिरा गांधी नहर के कमान क्षेत्र के 4 प्रमुख लाभ निम्न हैं। पहला है सिंचाई सुविधा। क्या है सिंचाई सुविधा, यानी राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में कृषि के लिए जल उपलब्ध कराकर उत्पादन बढ़ाया। उसके बाद दूसरा क्या है, पेयजल आपूर्ति, इसमें है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों को पेयजल प्रदान किया। हरित क्रांति में रेगिस्तानी भूमि को उपजाऊ बनाकर हरित क्रांति को बढ़ावा दिया। चौथा है जलवायु सुधार, वृक्षारोपण और हरियाली से मरुस्थलीकरण को नियंत्रित किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, क्या कह रहा है, स्वच्छंद उद्योग की व्याख्या कीजिए। तो इसमें लिखेंगे स्वच्छंद उद्योग उस उद्योग को कहा जाता है जो किसी स्थान विशेष पर सीमित प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि अपने उत्पादन की प्रक्रिया और कच्चे माल की प्राप्ति के लिए व्यापक स्थानों पर फैला होता है। यह उद्योग आमतौर पर बाजार की मांग और कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर चलता है। इसके बाद में 20 नंबर क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, मानव विकास सूचकांक को स्पष्ट कीजिए। उत्तर लिखेंगे मानव विकास सूचकांक एक संकेतक है, HDI एक संकेतक है जिसका उपयोग देशों के लोगों की समग्र भलाई और सामाजिक आर्थिक विकास के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह तीन प्रमुख घटकों पर आधारित होता है। पहला क्या है, जीवन प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा है ना, जीवन प्रत्याशा, इसमें लिखेंगे लोगों की आयु और जीवन स्तर को मापता है। शिक्षा का स्तर, दूसरी हेडिंग है शिक्षा का स्तर, पढ़ाई की औसत अवधि और साक्षरता दर को मापता है। तीसरा है आर्थिक आय, इनकम, व्यक्ति की औसत आय को मापता है। इसके बाद इसके आगे थोड़ा सा लिखेंगे HDI देश के बीच सामाजिक आर्थिक समानता और विकास के स्तर की तुलना करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, ये क्या कह रहा है, मिश्रित कृषि क्या है, मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं बताइए। ठीक है। तो मिश्रित कृषि वह प्रकार की कृषि है जिसमें एक ही खेत में फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों साथ साथ किया जाता है। मिश्रित कृषि की 2 विशेषताएं हैं। ठीक है। तो पहला है विविधता, ये हेडिंग है विविधता, एक साथ फसलें और पशुपालन करके जोखिम को कम किया जाता है। दूसरा है संपन्नता, यह कृषि पद्धति खाद्य सुरक्षा और आय को सुनिश्चित करने में मदद करती है। इसके बाद है 22 नंबर क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, साझा संपत्ति किसे कहते हैं, भारत के किन्हीं 4 साझा संपत्ति संसाधनों के नाम बताइए। तो लिखेंगे उत्तर, साझा संपत्ति वे संसाधन होते हैं जो आम जनता के लिए खुले होते हैं और किसी एक व्यक्ति के स्वामित्व में नहीं होते, बल्कि समाज के सभी सदस्यों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। भारत में 4 प्रमुख साझा संपत्ति संसाधन हैं, नदियाँ, वन, समुद्र तट और वायु। ये सभी संसाधन सभी नागरिकों के लिए समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है 6 अंक का और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है।
तो क्या प्रश्न पूछ रहा है, मानव भूगोल का अर्थ प्रकृति एवं क्षेत्र बताइए। तो चलिए देखते हैं। मानव भूगोल का अर्थ मनुष्यों और उसकी गतिविधियों का भूगोल। यह शाखा मनुष्य के समाज, संस्कृति, आर्थिक क्रियाकलापों, जनसंख्या वितरण और उनकी प्राकृतिक पर्यावरण के साथ बातचीत का अध्ययन करती है। मानव भूगोल में न केवल प्राकृतिक प्रक्रियाओं की जांच होती है, बल्कि यह भी समझने की कोशिश की जाती है कि कैसे मनुष्य अपने आसपास की भूमि, जलवायु, संसाधनों और संस्कृति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद है प्राकृति। इसमें क्या है, प्राकृति में इसमें भौगोलिक कारकों और मनुष्यों के बीच संबंधों की गहरी जांच होती है। इसके बाद है क्षेत्र की दृष्टि से। क्षेत्र क्या होता है, मानव विकास विभिन्न स्थानों और उनसे जुड़ी मानव गतिविधियों के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक भिन्नता का विश्लेषण करता है। उदाहरण के लिए विभिन्न देशों, शहरों या राज्यों की मानव गतिविधियाँ क्षेत्रीय स्तर पर कैसे भिन्न होती हैं, यह इस विषय में महत्वपूर्ण अध्ययन है। इसके बाद अथवा वाला दिया है, इसको भी देख लेते हैं ना, एक करना रहता है। ये क्या प्रश्न पूछ रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना को संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भारत सरकार द्वारा एक प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य देश के 4 बड़े शहरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के बीच सड़क नेटवर्क को मजबूत करना है। यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1, 2, 3 और 4 के मेल से बनाई गई है, जो देश के व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है, क्या है, पहली लाइन क्या है, यानी पहला उद्देश्य संपर्क और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, जिससे व्यापार, परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा मिले। दूसरा है आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, क्योंकि यह बड़े आर्थिक केंद्रों के बीच सुचारू संपर्क सुनिश्चित करती है। इसके बाद है तीसरा, इसमें क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी इससे होगा, क्योंकि बेहतर सड़क नेटवर्क इन क्षेत्रों को मुख्य शहरों से जोड़ेगा। अगला है स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना से न केवल आर्थिक विकास में मदद मिलती है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 है। ये क्या कह रहा है, संसाधन संरक्षण क्या है, ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपाय समझाइए। ठीक है, तो संसाधन संरक्षण का तात्पर्य है प्राकृतिक संसाधनों की अत्यधिक उपयोग, हानि और दुर्लभता से बचाव करना, ताकि वे भविष्य की पीढ़ियों के लिए उपलब्ध रहें। ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण के उपायों में शामिल है, क्या शामिल है, पहला ऊर्जा की दक्षता बढ़ाना। इसमें क्या लिखेंगे, उपकरणों और मशीनों में ऊर्जा दक्षता तकनीकों का उपयोग करना, जैसे कि ऊर्जा बचत युक्त बिजली उपकरणों का प्रयोग। दूसरा हेडिंग है पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देना, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास। इसके बाद अगला है कम उपयोग वाली तकनीकों को अपनाना, ऊर्जा संरक्षण तकनीकों जैसे कि टैपरिंग, लाइटिंग, स्मार्ट ग्रिड और ऊर्जा कुशल यातायात प्रणालियों को अपनाना। इसके बाद चौथा है रेन वेस्ट एनर्जी का उपयोग, अपशिष्ट ऊर्जा का पुनः उपयोग और रिसाइकलिंग के माध्यम से ऊर्जा की बचत करना। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगली हेडिंग है स्मार्ट मीटरिंग, ऊर्जा खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए स्मार्ट मीटरिंग का उपयोग करना। इन उपायों से ऊर्जा का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित होता है, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और भविष्य की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसके बाद अथवा वाला भी देख लेते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालेंगे ग्रामीण बस्तियाँ भूमि और भौगोलिक स्थितियों के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं, जो उनकी सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक विशेषताओं में भिन्नता को दर्शाती हैं। इसके बाद पहले हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, कॉम्पैक्ट बस्ती। यह बस्ती घनी बस्ती होती है, जहां घरों के समूह एक साथ बने होते हैं, सामान्यतः कृषि भूमि के पास होती है और भूमि उपयोग अधिक कुशल होता है। विकृत बस्ती, इस प्रकार की बस्ती खेतों और जंगलों के बीच फैली होती है, जहां घर थोड़ी दूर पर स्थित होते हैं। यह बस्ती अधिक आत्मनिर्भर कृषि गतिविधियों के लिए उपयुक्त होती है। इसके बाद है साबुन। तीसरी हेडिंग क्या है, साबुन झील किनारे की बस्ती है, ऐसे ये हेडिंग है। यह बस्ती जल स्रोतों के पास स्थित होती है, जैसे कि नदियाँ, तालाबें या झीलें। यहाँ कृषि और जल आधारित गतिविधियाँ प्रमुख होती हैं। ग्राम पंचायत बस्ती, ये बस्तियाँ प्रशासनिक केंद्रों के पास स्थित होती हैं, जहाँ सरकारी कार्यालय, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। इसके बाद 5वीं हेडिंग है घाटी बस्ती। यह बस्ती पहाड़ियों के बीच या नदियों के किनारे स्थित होती है, जो प्राकृतिक संरचनाओं के आधार पर भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। इन प्रकारों की बस्तियां ग्रामीण जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रकट करती हैं, जो उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करती हैं। इसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन है,
वो भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। चिन्हों द्वारा दर्शाना और उनके नाम लिखना है। 5 अंक का है। सबसे कम जनसंख्या वाला घनत्व वाला राज्य, इसको आप तैयार करेंगे। इस राज्य की राजधानी, इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र, चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद अगला है 26 नंबर। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, जापान का राजधानी नगर, दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी, विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।